टैलेंट इनसाइड योरसेल्फ, आप इतनी टैलेंटेड हैं, तो आपको क्यों मौका नहीं मिल रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक बेटी हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बेटी पैदा हुई तो अब पिताजी ने माथे पे हाथ मार लिया, वो अब तो दहेज जमा करना पड़ेगा। अगर एक औरत एक विदेश जाके 3 ताज अपने देश के लिए ला सकती है, तो एक सांसद पार्लियामेंट में उठ करके अपने गांव और अपने शहर के लिए कुछ कर नहीं सकता? मेरे लिए मरीज सिर्फ मरीज है। उस वक्त मुझे ये नहीं दिखता कि कौन सी कास्ट और क्रीड का है। पहले कहाँ हम देखते थे पिंक पेट्रोलिंग, कहाँ देखते थे हम फीमेल सिपाहियाँ? अब आप देखो रोड पे, अब हम कितना सेफ कर। IVF इज अ न्यू रेवोल्यूशन कि हर एक महिला माँ बन सकती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे शो टॉक विद कॉलर के फ्रेश न्यू एपिसोड में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अपने कभी ना हार मानने वाले हौसले के दम पर दुनिया भर में नाम कमाया है। डॉक्टर तारा श्वेता आर्य मैम, खूब ढेर सारा स्वागत आपका हमारे इस खास शो में। बहुत बहुत नमस्कार, आपका भी धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। इनकी काबिलियत के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। मैं अगर आपको ये बता दूं इन्होंने अभी तक कितने खिताब अपने जीवन में हासिल किए हैं, तो शायद इसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनमें कितना टैलेंट भर के है। ये एक IVF एक्सपर्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट। 2019 फिलीपींस में यूनिवर्स टूरिज्म ब्यूटी पेजेंट में इन्होंने 3 टाइटल हासिल किए। ये इकलौती और पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एक साथ 3 टाइटल्स हासिल किए हैं। साथ ही रूबरू 2019 में मिसेस इंडिया भी रह चुकी हैं। यहीं पर आपके साथ अपने सवालों के सिलसिले को मैं शुरू करती हूँ। डॉक्टर तारा, सबसे पहले आप अपनी ये खूबसूरत सी जर्नी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए और उन सभी लोगों के लिए, उन सभी औरतों के लिए जो अब एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं, उन्हें बताइए कि किस तरह से शादी के बाद अपने सपनों को बंद डिब्बे में रखने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि शादी के बाद किचन में जब आप जाते हैं ना, तो वो चीनी के डब्बे के पीछे एक डब्बा होता है, उसके अंदर आपके सारे सपने जो है वहाँ पे चले जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बस दिस किचन इज़ माई वर्ल्ड, मुझे यहीं तक सीमित रहना है। एंड नेक्स्ट आपको होगा कि आपको बच्चे होंगे एंड आफ्टर दैट आपको लगेगा कि बस दिस इज़ माई लाइफ ओनली। आपकी एजुकेशन, आपकी अपब्रिंगिंग, इससे कुछ भी आपको मिलता नहीं है। आपको लगता है कि मेरी जीवन में है वो बस लिमिटेड हो गई है, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई हैव टू कम out of it, मुझे कुछ करना है। I have to prove the world, I have to show the world that I have got this talent on me. Why not women should be at the first place? Why always men are there at the first place? You just check out, we are the half of the population of India, but anyhow, you see, very few females will be there in the parliament. As for example, only I think 9 members are there as MP. Yes. मैम, साथ ही आप एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एक IVF एक्सपर्ट हैं। अभी मुझे आपसे ऐसा सवाल पूछना है जो ज़्यादातर हर किसी डॉक्टर से पूछा जाता है। अभी भी भारत देश में 36% औरतें ही पीरियड्स के समय पर सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करती हैं। एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है, कहाँ कमी रह गई होगी जिस वजह से सक्सेस रेट अभी भी इतना कम है? मेरे ख्याल से सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी, एजुकेशन, लिटरेसी, जागरूकता। ये 3 चीज़ों पे अगर हम काम करें तो मुझे लगता है कि लोग ज़रूर जागरूक होंगे। क्योंकि अभी भी अगर आप विलेजेस में जाएं, गांव में देखें, तो लोगों को पता नहीं है, या आप कहें कि रूढ़िवादी जो विचार होता है, घर में जो पुरानी औरतें होती हैं, वो उनकी विचारधारा जो है वो उन पर थोपती चली जाती हैं। जो न्यू जनरेशन्स आते हैं कि नहीं, ये यूज़ नहीं करना चाहिए, बट उनको ये नहीं पता कि अगर आप अभी भी क्लोथ्स यूज़ करेंगे उसकी जगह पे, तो आपको कितने इन्फेक्शंस, कितनी बीमारियां हो सकती हैं। और क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ये यूज़ नहीं करने से कितनी बीमारियां हो जाएंगी, इसलिए वो इस पर खर्च करना नहीं चाहते। हालांकि वो बहुत ही कम खर्च में अवेलेबल है, फिर भी जागरूकता नहीं है, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है बेटियों के लिए। इस वजह से लोग जो हैं उनको थोड़ा ध्यान भी नहीं देते और उनको इस तरीके से झेलना पड़ता है और 36% ही महिलाएं इसको इस्तेमाल कर रही हैं। प्रेगनेंसी के समय पर किस तरह की दिक्कतों का औरतों को सामना करना पड़ता है, क्या तकलीफें उन्हें होती हैं इस वजह से? अगर आप अभी की बात करें तो इन दिस वर्ल्ड, अभी जो टाइम चल रहा है, दिस टाइम फ्रेम, द PCOS इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। अभी आप देखेंगे कि इनफर्टिलिटी जो है, जिसे हम निसंतानहीनता बोलते हैं, क्योंकि मैं बांझपन नहीं बोलती, हालांकि मैं बांझपन हटाने की मुहिम चला रही हूँ, बट मुझे बांझ शब्द से बहुत नफरत है। बिकॉज मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं।
निसंतानहीनता के लिए। आप सिर्फ एक फीमेल को शोषित नहीं कर सकते हैं ये कह के कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि महिला और पिता और माँ यानी कि दोनों पार्टनर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चा नहीं होने के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि गांव में ताने या शहरों में भी ताने या बड़े बड़े जगहों पे भी पढ़े लिखे लोग भी ताने सिर्फ औरतों को मारते हैं। जैसे कि आपने कहा लिटरेसी एक बहुत बड़ा एक है जिससे तकलीफ होती है कि सैनिटरी नैपकिन की वजह से लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई आपने देखा हो कि आज के टाइम पे भी पीरियड एजुकेशन की जब बात होती है कई स्कूल्स इंस्टीट्यूशन में लड़कों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कि ये बर्ताव बदलना चाहिए, ये भी एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है? Yeah, of course, it's a hindrance. No, they should be included in this because जब आप क्लास 5, 6, 7 में जाते हैं, in any case आप साइंस की सब्जेक्ट में ये पढ़ते हैं that women or girls are having periods. तो जब आप ये पढ़ते ही हैं, तो फिर आप उनको क्यों एक्सक्लूड करते हैं? क्योंकि जो घर चला रहा है वो मेन जो घर का मुखिया आप कहें वो तो मेल मेंबर ही होता है। तो उनको ही ध्यान देना है कि घर की औरतों पर या बेटियों के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मेल्स को बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए सो दैट कि उनको पता हो कि औरतों के लिए और उनकी घर की महिलाओं के लिए क्या अच्छा रहेगा। साथ ही गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आप एक आईवीएफ एक्सपर्ट भी हैं। Yes. और अभी तक 496 इनफर्टिलिटी के सक्सेसफुल केसेस आप हैंडल कर चुकी हैं। पहले तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और लेकिन अभी भी आईवीएफ को लेकर लोगों के मन में काफी ज्यादा डर है। Yes. हाँ, आईवीएफ का प्रोसीजर पेनफुल होता है, लेकिन क्या आने वाली टेक्नोलॉजी या कभी ऐसा कुछ होगा कि डर खत्म हो या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की पेन कम हो? I'll pause you here. Yeah. The first thing is that कि IVF सबसे important thing is that कि IVF एक ऐसा revolution है आज के ज़माने में जिसकी कि अभी आप लोग समझते नहीं। उनको लगता है कि बच्चा जो है इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं चलती लैंग्वेज में। उनको लगता है बच्चा जो है ना वो किसी ट्यूब में पल रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। वो आपके फेलोपियन ट्यूब में बन रहा है। इनफैक्ट जो बच्चेदानी होती है एंड द बोथ ट्यूब्स उसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं एंड द ओवरीज। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्ब्रायोस बनते हैं। तो उनको लगता है कि बच्चे जो हैं वो ट्यूब में बन रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मानसिकता हटानी होगी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि काफ़ी पेनफुल होता है, नॉट एट ऑल। आप ये सोचिए ये कितना पेनफुल होता है कि जब वो औरत आके मुझे ये कहती है कि मैडम मेरी पति की दूसरी शादी कराई जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बच्चा नहीं पैदा कर पाई, तो मुझे दूसरी शादी मेरे हस्बैंड की करा दी जा रही है और मुझे मायके वाले भी नहीं अपना रहे। तो आप सोच सकती हैं कि ये पेन मानसिक तौर पे कितना ज्यादा होगा। शारीरिक तौर पे तो कुछ भी नहीं है। इस दर्द के आगे तो ये आईवीएफ का पेन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। 2 साल से पूरे देश कोरोना महामारी के बीच में अटका हुआ है। हमारे देश को काफी सफलता भी हासिल हुई वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा, लेकिन बच्चों में अभी भी इसकी थोड़ी कमी है। अभी उनको वैक्सीनेशन पूरी तरीके से नहीं दिया गया है और ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने की खबरें आ रही हैं। क्या ऐसे में न्यूबॉर्न बेबीज या जो लेडीज प्रेग्नेंट है उन्हें इससे कोई खास खतरा हो सकता है या कोई सावधानी जो उन्हें बरतनी हो? So let me tell you the information first. ओमिक्रॉन जो कि पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया था, वो अभी उसके हेल्थ डिपार्टमेंट में ये इशू किया है, वहाँ से ही ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि क्योंकि ओमिक्रॉन यंगर पेशेंट्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। बट ये बहुत जल्दी संक्रमित होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करता है जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट या कोविड-19 फर्स्ट एंड सेकेंड वेव आया था। जिस तरीके से आपको लंग में कंजेशन या तुरंत आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, हाइपोक्सिया हो जाना एंड डेथ हो जाना, मोर ओवर इम्यून सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता था। बट दिस वेरिएंट जो अभी आया है जो यंगर पेशेंट्स के लिए कर रहा है, तो इन मामलों में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये अगर everyone is vaccinated, only 3 rules you have to follow. Just put on the mask, get yourself vaccinated, और तीसरी चीज़ ये कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें, और इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यंगर पेशेंट्स के लिए भी अभी ट्रायल हो चुका है और अप्रूवल भी मिल चुका है, और बहुत जल्दी जनवरी में सारे इंडिया में बच्चों को 18 वर्ष से कम बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 80 बच्चों के ट्रायल्स हो चुके हैं और उन पर ये एंटीबॉडीज के टाइटर्स भी बन चुके हैं और टाइटर करके एंटीबॉडीज को देखा भी गया है। तो ये काफ़ी सफलता है भारत के लिए। बिल्कुल। सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ एक्सपर्ट और मिसेस इंडिया रहने के बाद आपने अपना जो करियर है वो पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ा। क्या खास वजह है इसके पीछे? खास वजह बस यही है कि मुझे ये बात समझानी थी लोगों को कि
जब मैं पार्लियामेंट में देखती थी और मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये वो जगह है जहाँ पर देश के कानून बनाए जाते हैं, और मुझे लगता था कि 50%, इनफैक्ट 49.059% पॉपुलेशन फीमेल है और बाकी मेल है। लेकिन इनको कानून बनाने वाले जो हैं ये सारे के सारे मेल हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर मेल, एंड 9 या 10 MPs जो हैं वो फीमेल होंगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कुछ आपको लगता नहीं कि कम है, मतलब अजीब सा है? हाँ। और मुझे लगता है कि व्हेन यू हैव द टैलेंट इनसाइड योरसेल्फ, आप इतनी टैलेंटेड हैं, तो आपको क्यों मौका नहीं मिल रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक बेटी हैं? सिर्फ इसलिए कि आप बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने माथे पे हाथ मार लिया, ओफ वो अब तो दहेज जमा करना पड़ेगा, जो इंडिया की एक मेंटालिटी है। तो मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ और लोगों को बताना चाहती हूँ, ये सारे जितने भी मेल लोग हैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि लुक, females can be a mother, a doctor, a politician, a beauty pageant winner as well. आपने अपना पॉलिटिकल करियर AIMIM से शुरू किया था, लेकिन आप अब JDU में सचिव बनी हुई हैं। Yes. क्या खास नजर आया आपको JDU में? Let me tell you the former thing first. कि वो मैंने इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज द प्लेस फ्रॉम वेयर आई बिलोंग टू, किशनगंज, इट्स मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। मेरे पेशेंट्स भी ज़्यादातर मुस्लिम हैं, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिलीजन से कोई फ़र्क मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मेरे लिए मरीज़ सिर्फ मरीज़ है, उस वक्त मुझे ये नहीं दिखता कि कौन सी कास्ट और क्रीड का है। जब मैंने ये ज्वाइन किया था तो मुझे लगा कि शायद ये शोषित महिलाएं जो हैं इनको मैं कुछ इंसाफ दिला पाऊंगी। मेरी मरीज़ ही मुझे खींच के इस पॉलिटिक्स में लेके आई थी, पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ विचारधाराएं जो हैं वो मेरी उनके साथ नहीं मिल रही, इसलिए मुझे लगा कि अब जो आपको जब लगता है कि यू आर नॉट करेक्ट इन योर पार्ट, सो योर फुट यू बैक फुट, ओके, यू स्टेप बैक। तो मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए और मुझे लगा कि जहां औरतों को सम्मान मिले और जहां औरतों को सच में पद पर रखा जाए, जैसा कि आप अभी देख रही हैं कि नीतीश सरकार जी ने मुझे लगता है कि 50% आरक्षण दिया है पंचायत और शहरी इकाई में, 50% दिया है उन्होंने इसमें प्राथमिक शिक्षिका में, और 35% सरकारी नौकरियों में दिया है। पहले कहाँ हम देखते थे पिंक पेट्रोलिंग, कहाँ देखते थे हम फीमेल सिपाहियाँ? अब आप देखो रोड पे, अब हम कितना सेव करते हैं, हर जगह हमें पिंक पेट्रोलिंग दिखती है और फीमेल सिपाहियाँ भी दिखती हैं, पहले कहाँ मिलती थी? आप खुद किशनगंज से आती हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जबकि उस क्षेत्र में आपकी ही सरकार है, ऐसा क्यों? उस क्षेत्र में सरकार, बिहार में हमारी सरकार है, उस क्षेत्र में हमारी सरकार नहीं है। अगर आप देखें तो पिछले बीते 20 वर्षों से वहां पर कांग्रेस के सांसद हैं और कांग्रेस के ही MLA हैं, ठीक है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन चेक इट बाय द डाटा। 2004 में लास्ट सांसद बने थे बीजेपी के, उसके बाद लगातार वहाँ पे जो है जो सांसद हैं वो जो MP हैं और जो MLAs हैं वो कांग्रेस के हैं। मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर नहीं जाना चाहती, पर मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी उस पोस्ट पर बैठे हैं या होल्ड करते हैं उस पोस्ट को, वो अपने उस पोस्ट को ईमानदारी से अगर निभाएं तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर चीज़ को आप बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर एक औरत एक विदेश जाके 3 ताज अपने देश के लिए ला सकती है, तो एक सांसद पार्लियामेंट में उठ करके अपने गांव और अपने शहर के लिए कुछ कर नहीं सकता? बिल्कुल। चलिए, राज्य में आपकी सरकार है, अगर आपको अपने उस जिले का सांसद चुन लिया जाए तो सबसे पहले आप किन बुनियादी मुद्दों पर कार्य करेंगे? एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, सबसे पहले मैं उन पर काम करूंगी। उसके बाद जो ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो गंगा जमुना तहजीब हम बोलते हैं, मुस्लिम एंड हिंदू, रिलीजन बेस्ड बहुत ज़्यादा ये चलता है, इस पर डिस्क्रिमिनेशन को मैं ख़त्म करना चाहूँगी। एंड थर्ड कि मेन एंड वुमेन दे शुड बी एजुकेटेड इन अ सेम वे एंड दे शुड बी अपब्रिंगिंग शुड बी द सेम। जैसे कि बेटों को पालते हैं वैसे बेटियों को भी पालना चाहिए, उनको भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जैसे कि बाकियों को मिलता है। और बाकी मैं इंस्टीट्यूट खुलवाना चाहूँगी, एजुकेशन के लिए स्कूल्स खुलवाना चाहूँगी। अभी वैसे हमारे बिहार सरकार ने हमारे पर्टिकुलर जिला के लिए फिशरी कॉलेज खोला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, और साथ में कृषि अब्दुल कलाम जी के नाम पे कृषि कॉलेज भी खुला हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि इंडस्ट्रीज लगे,
ताकि लोगों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले, इस तरह से डेवलपमेंट हो। वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है लेकिन वो चलता नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि एयरपोर्ट अगर बढ़े तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा सुविधा होगी। जूट का बहुत अच्छा वहाँ पे व्यापार होता है, तो वो अभी बंद है बिकॉज एयरपोर्ट काम नहीं करता। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठाकुरगंज बोल के एक जगह है वहाँ पे आप अभी भी महाभारत के अवशेष देख सकती हैं। एंड दैट्स अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द विजिटर्स। क्या आप सोच सकती हैं महाभारत के अवशेष मिलना कितनी बड़ी बात है। अगर आप वहाँ पे एयरपोर्ट शुरू करते हैं और उन चीज़ों को अच्छी तरीके से अगर देखते हैं तो कितनी बड़ी विजिटर्स की मतलब लोग विजिट करने के लिए आपकी उस जगह को आएंगे कि वहाँ पर महाभारत के अवशेष अभी भी रखे हुए हैं। आप मिसेस टूरिज्म भी रह चुकी हैं और अभी आपने बताया कि टूरिज्म को लेकर वहाँ पे जो महाभारत के अवशेष मिले हैं, क्या नई चीज़ें आप इस क्षेत्र में लाना चाहेंगी? मिसेस टूरिज्म वर्ल्ड रहने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जिस वक्त हमारी आपने अभी एक सवाल भी किया था कि आपकी सरकार है तो वो इतना पिछड़ा क्यों है। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे हमारे एमएलएज रहे थे जेडीयू के ठाकुरगंज में, वहाँ पर महाभारत के अवशेष हैं और उन्होंने वहाँ पर एक फिशरी पार्क भी बनवाया था और वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शंस भी हुए थे पोचादामन में, क्योंकि वहाँ पे भी जेडीयू के ही एमएलए थे। अब वो नहीं है। एनीवेज आई मीन दुनिया में है बट नॉट इन द प्लेस। सो मैं ये बताना चाहूँगी कि उस जगह का नाम भीम तकिया है और वहाँ पर महाभारत में भीम, ऐसा माना जाता है कि भीम जो है अपना तकिया रख के वहाँ पर सोए थे। तो इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान दें तो इससे टूरिज्म बहुत बढ़ेगा। और अगर हमारा एयरपोर्ट भी है जिसका नाम खगड़ा एयरपोर्ट है, अगर वो खुल जाए तो विजिटर्स को टूरिज्म के लिए बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी जो आज तक पूरी इंडिया से छुपी हुई है। लोग अयोध्या जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, साउथ जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि महाभारत का इतना बड़ा एक हमारे पास इतनी नज़दीक में है, लेकिन हम उन अवशेषों को दिखा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि शेरशाह सूर्य वहाँ पे एक उनका मकबरा है जो कि अभी भी है, लेकिन माइनॉरिटीज़ की जगह है वो हालांकि, लेकिन उनको भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके या उसको अच्छी तरीके से समेट के नहीं रखा गया। अगर उसको भी बढ़ावा मिलता तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होता, लेकिन ये भी नहीं किया गया। ये उस रास्ते में पड़ता है, बेलवा बोल के एक जगह है, वहाँ पे उनका ये शेरशाह जो है मकबरा उनका अभी भी मौजूद है। समाज में अभी भी बांझपन को एक ताबू माना जाता है। एक आईवीएफ एक्सपर्ट होने के नाते आपने अभी कहा कि इसके लिए आपने एक मुहिम भी चलाई है जी। तो अभी तक आपने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बांझपन एक टैबू नहीं है, इसीलिए मैंने मुहिम चलाई है बांझपन हटाने की मुहिम। यानी कि आप कपल को बोलेंगे निसंतानहीनता से ग्रसित है, बांझपन से नहीं। बांझ आप कहने का क्या मतलब होता है कि सिर्फ फीमेल जो है सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक ऐसी भी पेशेंट थी जिन्होंने ये कहा था कि मेरी जो जेठानी है उसने मुझे ये कहा कि इस पेड़ में फल आ जाएंगे पर तेरे पेट में कभी बच्चा नहीं आएगा, तू ऐसी बांझ है। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा वो रेज मेरे अंदर आता था। मुझे लगता था कि मैं एक मुहिम चलाऊंगी जिसमें कि मैं बांझपन को हटाऊंगी और बताऊंगी कि आईवीएफ इज़ अ न्यू रेवोल्यूशन, कि हर एक महिला माँ बन सकती है। अगर कोई स्टेप ले आगे बढ़ के तो वो बिल्कुल माँ बन सकती है, और कोई भी महिला आज के ज़माने में बिना माँ बने नहीं रह सकती। हर महिला माँ बन सकती है, बस आपको करना है कि इलाज कराएं आप अपना, बस इतना ही करना है। पीरियड्स के समय में और प्रेगनेंसी के समय में कई दिक्कतों का सामना औरतों को करना पड़ता है, तो आपकी सरकार इस तरह में क्या नए बदलाव लाएगी? हमारी सरकार इसके लिए बहुत जगह पे आपने देखा होगा स्कूलों में फ्री नैपकिन्स की सुविधा है, फिलहाल एयरपोर्ट्स पे भी सुविधा है, तो हर तरीके से जागरूक करने का भी है। आंगनबाड़ी में भी आप देखेंगे कि वहाँ पे भी जागरूक करने की सुविधा है। लोगों को बताया जाता है कि आप कपड़ा ना यूज़ करें और नैपकिन्स यूज़ करें, तो और उसको काफ़ी कम खर्च में भी किया जा रहा है। तो ये कदम जो है हमारी सरकार जो है ये ले रही है, और स्कूली बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है ताकि उनको पता रहे कि हमें सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना है। इससे कई बीमारियां जो हैं उससे लड़कियां ग्रसित नहीं होती हैं। जो फर्स्ट कॉज होता है वो कैंसर होता है, दैट इज़ अ सर्वाइकल कैंसर, जो कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं करने की वजह से होता है। सवालों के सिलसिले को हम यहीं विराम देते हैं। अपना कीमती वक्त हमारे साथ निकालने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया, और हमारे साथ आप बने रहिए बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, WCG न्यूज़। थैंक यू।